हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटल क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये लेक्चर कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट फ्रेम पे हमने इसे यहाँ पर किया है। वो थ्योरीज पिछले 15 या 20 साल के पेपर्स की स्टडी करने के बाद कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, किन थ्योरीज पर बेस्ड आता है, तो उनको कवर करते हुए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दी जा रही है। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से हमें नीट की परीक्षा में मिलता है। अब देखिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बात कर रहे हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बदल रही है, प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव प्रोड्यूस करेगी। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। या हम उसको ऐसा बोले कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बदलाव होगा, विच गिव्स राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपको हमने एक डायग्राम से बताने की कोशिश करी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी क्या है, जो ग्रीन कलर में है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और both are perpendicular to both the time varying electric field and magnetic field, mutually perpendicular to each other, एक दूसरे पे भी perpendicular है, and also perpendicular to the direction of propagation of wave। ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है तो इससे भी वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये एक पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद रख लेना चाहिए कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करती है। उस ट्रांसवर्स वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से तो परपेंडिकुलर होती हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट है, ये आपको याद बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हुए। अब मान लीजिए ईएम, हम आज से हम इसे बोलेंगे ईएम वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा ई एक्स ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा बी वाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। यहाँ के को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/लैम्डा, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई वी, या आप ओमेगा को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये होगा, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। और ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और बी नॉट क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जामिनेशन में हमने क्वेश्चंस को आते हुए देखा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक हम ये जानते हैं कि एक बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करती है, और उस ट्रांसवर्स वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर यहाँ पर हमारी ईएम वेव कहाँ जा रही है, जेड डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जा रही है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, पहले माइनस था, और बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी।
तो के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, आपका कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा होगा आसान वर्डों में 2 पाई एफ 2 पाई एफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, इस पर भी हमने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को आते हुए देखा है। तो इस पूरे लेक्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एग्जामिनेशन एरियाज क्या है सारे कवर हो जाते हैं। दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। और फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ द लाइट। फ्री स्पेस में वैक्यूम में ये किस स्पीड से मूव करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, या आप कहो स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये हम पहले ही देख चुके हैं। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक and magnetic field vectors of an EM wave are oriented along mutually perpendicular direction and are in phase। तो ये याद रखिए, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फेज में होते हैं, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। These waves are not deflected by electric field and magnetic field, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये क्या होती है, पोलराइज होती हैं, ये भी पूछा गया है। These waves carry energy and momentum, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। न्यूटन की थ्योरी और हाइजेंस वेव थ्योरी भी इस बात की पुष्टि करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे चल के हम इसे बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर। जो वो प्रेशर लगाती हैं उसे हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट, प्रकाशिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी इक्वल टू ई नॉट बी नॉट इक्वल टू 3 × 10⁻। तो यहाँ पे एक चीज जो एग्जामिनेशन में हमसे बहुत बार पूछी गई है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ये पूछा जाता है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए फ्री स्पेस की जगह कोई दूसरा मीडियम हो, तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिख सकते हैं 1/रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पर म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, एक तो ये C इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। अब देखिए एनर्जी, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी भी एनर्जी होगी वो इक्वल डिवीजन पे होगी, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए UE इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, एप्सिलॉन E स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ½B² अपॉन म्यू नॉट। अब टोटल एनर्जी तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये हमें मिलेगा B² अपॉन म्यू नॉट।
अब देखिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट 2 म्यू नॉट, ये हम जानते हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखिए U इक्वल टू यू ई प्लस यू एम। अब देखिए ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वली क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो इक्वली डिवाइड होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो, बराबर हो गए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व हुआ, U इक्वल टू यू ई प्लस एम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 UE लिख सकते हैं। तो यू ई हो गया आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी को हमने क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं U इक्वल टू, क्योंकि यू ई प्लस यू एम है तो यू ई को हमने कितना लिख दिया, यू एम प्लस यू एम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो गई 2 टाइम्स ऑफ यू एम, और यू एम है आपका 2 हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये आपका कट गया। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको हमने बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट क्यों लिखा। तो और ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या तो हम उसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कैसे आया ये भी आपको करके बता दिया। अब देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यू एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं दो तरीकों से, या तो आप लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या आप लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर अपॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इंटेंसिटी, तो आप जानते हैं इंटेंसिटी का एक वर्ड होता है एनर्जी, तो हमेशा याद रखिए इंटेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो एनर्जी जो पर यूनिट एरिया के लिए है और पर यूनिट टाइम के लिए है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, सरफेस एरिया ए इंटू टी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सरफेस एरिया इंटू टाइम। तो ये देखिए ये आई हो जाएगा यू एवरेज इंटू सी, यू एवरेज इंटू सी, यू एवरेज इंटू सी। और ये यू एवरेज तो हम अभी देख चुके हैं, ये यू एवरेज कितना होता है, यू एवरेज उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इंटेंसिटी। अब देखिए मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरी मोमेंटम। इफ a portion of electromagnetic wave of energy u propagating with speed c, then linear momentum energy divided by c, that is u by c, जिसे हम बोलेंगे p। If wave is incident on a completely absorbing surface, अगर वेव इंसिडेंट हो रही है एक ऐसे सरफेस पे जो उसे पूरी तरह अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, देन मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी P इक्वल टू यू बाई सी। अगर वेव इंसिडेंट हो रही है और टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है तो चेंज इन मोमेंटम की थ्योरी लगा देंगे, तो मोमेंटम डिलीवर्ड क्या होगा, 2u बाय सी। इसको थोड़ा याद रखिए। ये दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त हमें मदद करेंगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब रेडिएशन प्रेशर ये पूछा गया है। तो रेडिएशन प्रेशर, इट इज द मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन एनी सरफेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन सरफेस एंड ईएम वेव। जब एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस से टकराती है तो वो उसको क्या करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करती है। अब सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो उसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले या कंप्लीटली क्या कर ले, रिफ्लेक्ट कर ले। इसीलिए इसे यह कहा गया है कि ये देखिए फॉर ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पी आर इक्वल टू 2s/c, एस पॉइंटिंग वेक्टर है एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ EM वेव। 2s/c और s/c आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब देखिए न्यूमेरिकल आ गया, is given by By equal to 2 into 10 to the power minus 7 Tesla sine 0.5 into 10 to the power 3 x plus 1.5 into 10 to the power 11 t। तो ये देखिए इसका मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो बी नॉट कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 विल बी 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो लैम्डा विल बी 2 पाई बाय 500। ऑप्शन होता तो फिर हम उसके हिसाब से कर लेते। और अब देखिए 2 पाई ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा किसके इक्वल है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 2 पाई। ये पहले दो पार्ट तो आपके हो गए। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर द, अब सेकंड पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हमें यूज करना पड़ेगा ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालेंगे सी इंटू बी नॉट। सी हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और बी नॉट यहाँ से ले लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया 60। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन 60 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर x 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का आंसर भी आ गया। तो एग्जामिनेशन में इस तरह के आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स बना के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना या इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना, ये पूछा गया है पिछले कई सालों में। The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by 200 microtesla sine 4 into 10 to the power 15 second inverse t minus x by c. Find the average energy density corresponding to the electric field. अच्छा, हम ये जानते हैं कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड
is equal to average energy density corresponding to मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी 1/2 B0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए कि ये आपकी वैल्यू दी गई है किसकी, B0 की, 200 माइक्रो टेस्ला। तो B0 आ गया आपका 200 माइक्रो टेस्ला, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, 2 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई हमारी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ B0 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब इसका स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो गया 1/2, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 1/2 10⁻⁻8 प्लस 7 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन 2 पाई। तो ये हो जाएगी 1/20 पाई। तो बहुत बढ़िया सवाल है, इसी तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 1/20 पाई। अब देखिए अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम is Ex equal to 0, Ey equal to 2.5 Newton per Coulomb, cos 2 pi 10 to the power 6 radian per second t minus pi into 10 to the power minus 2 radian per meter into x, Ez equal to 0. The wave is, अब इस वेव के बारे में हमें बताना है। तो ये चार ऑप्शन आ गए हैं, मूविंग अलोंग x डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 to the power 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। तो मूविंग अलोंग y डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 2 pi into 10 to the power 6 hertz and wavelength 200 meter. Moving along x direction with frequency 10 to the power 6 hertz and wavelength is 100 meter. Moving along x direction with frequency 10 to the power 6 hertz and wavelength 200 meter. तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, ये क्लियर है, वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई है, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ये तो फ्रीक्वेंसी का अब हमारा आंसर आ गया। तो फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज आ जाएगी। अब वेवलेंथ की बात करते हैं। तो देखिए, 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू पाई इंटू 10 टू द पावर -2, पाई से पाई तो सॉरी, पाई से पाई तो क्या हो गया आपका, कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बचा 2 बाई लैम्डा इक्वल टू 10 टू द पावर -2, दैट इज 1/100। तो लैम्डा इक्वल टू 200 मीटर। तो ये इसका आंसर आया वेवलेंथ का। अब देखते हैं कौन सा आंसर है। मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ, गलत है। मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 100 मीटर, नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर, वेवलेंथ 200 मीटर। तो चौथा आंसर आप
सही लगा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन आप जरूर करें। अब हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये तो ट्रू है, इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम, क्योंकि वो सेम फेज में होते हैं, ये भी सही है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। चौथा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, ये गलत है। ये चौथा स्टेटमेंट फॉल्स है और हमसे पूछा गया कि फॉल्स बताओ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका चौथा आंसर। अब देखिए, ये भी बहुत पूछा गया सवाल है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब देखिए, यहाँ वेक्टर है आई, यहाँ है जे, आई क्रॉस जे क्या देगा? के। और के क्रॉस आई यहाँ पर देख लेते हैं, के क्रॉस आई ये आपका देगा जे। नहीं, क्योंकि ये जा रही है जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस का वेक्टर होता है आपका के, तो इसका पहला आंसर क्या है? सही है। दूसरा, एक और रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, तो हम देखते हैं कि आई डॉट जे क्या आ गया? 0, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है आई और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है जे, इसलिए हम पहले आंसर को एक करेक्ट आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आई कैप है, दिस इज द आई कैप, दिस इज आई कैप, where E and T are in volts and meter second respectively, the value of wave vector। तो हमेशा याद रखिए, जो वेव वेक्टर होता है हम उसे बोलते हैं ओमेगा बाय सी। तो ओमेगा तो यहाँ दिख रहा है 6 इंटू 10⁸ और लाइट की वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वेव वेक्टर आ जाएगा 2 मीटर इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? तीसरा आंसर इसका क्या है? सही आंसर है। अब देखिए, रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स ऑन नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, तो देखिए मोमेंटम होता है ई बाय सी, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑब्वियसली होगा पी बाय सी, ई बाय सी, इंसिडेंट हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, तो टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा? 2e बाय सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला। इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया पूरा का पूरा, पर डायरेक्शन उसकी बदल गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2e बाय सी, वही होगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड। अब ये देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपके एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, E इक्वल टू ई नॉट साइन 12 इंटू 10⁶ ब्रैकेट में जेड माइनस 2 इंटू 10⁸ टी न्यूटन पर कूलम इन ए मीडियम, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो देखिए, सबसे पहले तो इस वेव के इक्वेशन को हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। E इक्वल टू ई नॉट साइन, इसको हम अंदर ले जाएंगे,
12 into 10 to the power 6 z minus 12 into 10 to the power 6 into 2 into 10 to the power 8 t। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी को हमने क्या सपोज कर लिया, v। तो अब देखिए 2 पाई बाय लैम्डा किसके बराबर है, 12 इंटू 10 टू द पावर 6 के। तो यहाँ से लैम्डा हमें मिल गया आएगा 2 पाई अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर है 12 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 12 इंटू 2 24, 10 टू द पावर 14, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 24। सबसे पहले हमें वेव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। जिस मीडियम में वेव जा रही है उस मीडियम में वेव वेलोसिटी, अगर ये वैक्यूम में जा रही होती तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। एफ है 24 इंटू 10 टू द पावर 14 अपॉन 2 पाई। और लैम्डा की वैल्यू है हमारी 2 पाई अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर, एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, 10 टू द पावर 6। तो देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, 12 ने 24 को 2 बार कैंसिल कर दिया, तो वेव वेलोसिटी हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर 14 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो इस मीडियम में वेव की वेलोसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c बाई वी। तो c होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इस मीडियम में हमने वेलोसिटी निकाल ली है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो म्यू कितना आ गया, 3/2। वो मीडियम जिसमें ये वेव ट्रैवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 3/2। इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल, इन पर जरा ध्यान दीजिए। और ये थोड़ा ये बाहर था तो हमने इसको अंदर कर लिया, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इक्वल टू 12 साइन 2 इंटू 10 टू द पावर 60 माइनस kx न्यूटन पर कूलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमें अब निकालना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है बी नॉट की वैल्यू। यहाँ से आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन पर कूलम। तो अब हम जानते हैं कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। तो बी नॉट की वैल्यू होगी आपकी ई नॉट डिवाइडेड बाय सी। तो ये हो गया 12 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो आपका आंसर होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। द फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आसान सवाल था, पर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आजकल। तो देखिए, पावर ऑफ ए पॉइंट सोर्स इज 15 मिलीवॉट, फाइंड द इंटेंसिटी 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। तो ये जो आंसर आपका ये मिलीवॉट में दिया हुआ है, तो ये मिलीवॉट ही आएगा। तो अब देखिए कैसे हम निकालते हैं। हम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो पावर है 15 मिलीवॉट, और आपका जो आर है ये है 2.5, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर। तो ये देखिए इंटेंसिटी 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3,
4 पाई, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4, तो क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 10⁻³ और 25 इंटू 4, या एक काम करते हैं कि इस 4 को यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं, दैट वुड बी मोर बेटर। तो ये हो गया आपका 15/25 पाई इंटू 10⁻³ 15/25 पाई इंटू 10⁻³, 5 से कैंसिल कर देंगे, तो इंटेंसिटी होगी 3/5 पाई इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3/5 पाई मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है, 10⁻³ वॉट है, इसको मैंने लिख दिया मिली वॉट लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले हम 5 और पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3.14, 20, 2, 7, तो ये 15.7 आ गया, 3/15.7 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये अब आ गया आपका 30/157। तो ये लगभग आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आएगा, एक्चुअली ये आएगा 0.19 के आसपास, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसका नियरेस्ट आंसर हमें देखना पड़ेगा, ये नहीं है, यस, फर्स्ट आंसर को हम एज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v इक्वल टू vi। तो वेव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। The instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along +y axis. Then the direction of oscillating magnetic field, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। तो इसका आंसर होगा जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री बनाता है और वाई से भी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। अब देखिए बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट करंट की। क्योंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को हम किसी एक बैटरी की मदद से चार्ज करते हैं, तो कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, तारों से जोड़ेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्जिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू वायर्स। जो वायर्स हैं उनसे एक करंट फ्लो होती है। एज कैपेसिटर चार्जेस, जैसे जैसे वो चार्ज होता जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो वो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर इकट्ठा होता जाता है, प्लस पे प्लस होगा और माइनस पे माइनस होगा। एंड एज ए रिजल्ट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर चार्जिंग में है। जब तक वो चार्जिंग में रहेगा तो प्लेटों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार समय के साथ बदलती रहेगी। टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। तारों की मदद से ही चार्ज किया जाएगा, ये बैटरी करंट भेज रही है और ये चार्ज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगी, वैसे वैसे प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू करंट। मैक्सवेल के अनुसार एक बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो एक करंट के बराबर होती है। दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ID. This is called displacement current. If plus Q and minus Q be the charge on left and right plates of the capacitor respectively at any instant, sigma be the surface charge density of plate of capacitor, then electric field between the plates is given by, वो हम अच्छे जानते हैं, Q upon epsilon naught A और
क्यू अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप उसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। सिग्मा क्या हो गया आपका, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसी बात को हमने यहाँ पर कहा गया कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, मान लीजिए अब कैपेसिटर लगातार चार्ज होता जा रहा है, अगर वो लगातार चार्ज होता जा रहा है तो उसकी प्लेट्स पर चार्ज बदल भी रहा होगा। तो यही हमने लिखा है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज बाय डी क्यू इन टाइम डी टी। अगर डी टी टाइम में उसकी प्लेट्स पर चार्ज कितना बढ़ जाता है, डी क्यू बढ़ जाता है, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, क्योंकि हम जानते हैं करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी होती है। इसलिए यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई डी टी लिख सकते हैं। तो ये है आपका ई डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन, कैसे आया देखिए, ये ई था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू डी क्यू। ये थ्योरी जानना जरूरी है ताकि हम सवाल कर सकें। और डी क्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ से डी क्यू को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, आई डी टी, ये हमने लिख दिया। तो डी बाई डी टी इक्वल टू, डी बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ ई। तो और ई ए को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स। तो ये हो गई हमारी आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले को, एज इट इज फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों डेवलप होती है, क्योंकि फ्लक्स बदलता है प्लेट्स के बीच में। तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि प्लेट्स के बीच में फ्लक्स बदलता है। और कई बार आजकल हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछ ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ए डी डी टी ऑफ फाई ई, इस फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन आपको ये याद रखना चाहिए। अब देखिए, कंडक्शन करंट, दो तरह के करंट के बारे में बात हुई है। इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर and is denoted by IC, and displacement current is the current due to changing electric field between the plates of capacitor and denoted by ID. So the total current is IC plus ID. तो IC क्या हो गई आपकी, कंडक्शन करंट। सिर्फ जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये आपके एम्पियर सर्किट लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V डॉट डी एल, जो आपने पढ़ा था, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट को तो आप लिख ही सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई ई बाई डी टी। तो इतना मालूम होना बहुत जरूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसकी रेंज होती है 10 टू द पावर -12 मीटर से 10 टू द पावर -4 मीटर तक। एक तो ये पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, मेन पॉइंट क्या है, क्या आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियर ओरिजिन से, पहली चीज। और वेवलेंथ रेंज 0.6 इंटू 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -10 मीटर। और फ्रीक्वेंसी रेंज, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एक्सरे 3 इंटू 10 टू द पावर 21 टू 1 इंटू 10 टू द पावर 16। अल्ट्रा वायलेट 4 इंटू 10 टू द पावर -9 टू 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज। और बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एटम, एक ऐसे एटम पे बम्बार्डमेंट के कारण एक्स रेस प्रोड्यूस होती है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, हाई हो। जब एक हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पे हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उससे एक्स रे प्रोड्यूस होती है। अल्ट्रावायलेट रे, एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड स्पार्क, स्पार्क जो होता है
विजिबल लाइट, ये सारे आपकी किताबों में दिए भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये 4 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, किस सोर्स से होता है, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेंज स्पेशली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देखिए, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग पर्पस। The frequency of microwave is from 10 to the power 14 to 10 to the power 17 hertz, which amongst the given statement is correct. तो ये बात तो बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव ओवन को कुकिंग पर्पस के लिए हम जानते हैं यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 11 होती है। तो ये देखिए 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 11। तो ये देखिए, अब इस तरह से आपके जो आजकल क्वेश्चंस आते हैं, तो पहला तो सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होगा, पहला होगा। करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन। तो पहले आंसर को हम एज ए करेक्ट आंसर बता सकते हैं। अब देखिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट पर मीटर, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू होती है, आपकी जो आरएमएस वैल्यू होती है, वो होती है ई नॉट डिवाइडेड बाय √2। ये दी हुई है 6। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू निकाल लेंगे, वोल्ट पर मीटर। अब हमसे पूछा गया है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज सी। तो ई नॉट, इसको इधर ले आइए, डिवाइडेड बाय सी इज बी नॉट। अब ये हो गया हमारा 6√2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू 10 टू द पावर -8। अब √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2.82 इंटू 10 टू द पावर -8। 2.82 इंटू 10 टू द पावर -8। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ये देखिए, हम नियरेस्ट आंसर फर्स्ट को टिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बस ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, ये वाला रिलेशनशिप। और फिर फाइनली ये तो याद ही होना चाहिए कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to the speed of light in vacuum. Second answer, reciprocal of the speed of light in vacuum. The ratio of magnetic permeability to electric susceptibility of vacuum। और चौथा, यूनिट। अब हम अच्छे से जानते हैं कि ई नॉट अपॉन बी नॉट, ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता है, सी होता है। तो अगर सी को हम इधर ले आए, तो मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए दूसरा आंसर। दूसरा आंसर इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं।
अब देखिए, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम and epsilon and mu are corresponding quantities in medium. The refractive index of the medium is. तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो होती है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये पहली चीज हो गई। और वेलोसिटी इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए मीडियम, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए। अब हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम जानते हैं कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो C हो गया आपका 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1/म्यू एप्सिलॉन। तब ये ऊपर चला जाएगा तो म्यू हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बढ़िया सवाल है, म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो प्लीज रिमेंबर इट। ऐसी सब चीजें हमें क्या रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ये थोड़ा इसको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ आंसर क्या है, एज ए करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल, और सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको उनका जवाब देना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल होते हैं। अब ये देखिए, फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। अब देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि माइक्रोवेव क्या होता है, वेवलेंथ 10⁻³ to 1। फिर इंफ्रारेड 10⁻⁹ to 10⁻⁻3। तो ये फर्स्ट आंसर इसका सही है। माइक्रोवेव से कम वेवलेंथ होगी इंफ्रारेड की, अल्ट्रावायलेट की, और सबसे कम होती है हम जानते हैं किसकी, गामा रेज की। तो आपकी जो वेवलेंथ वाली टेबल है वो आपको मालूम होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हम बात करें कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस पे बहुत पूछा गया है। और इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर पूछा गया है। और आपका जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस पर भी सवाल पूछे गए हैं। फिर एनर्जी डेंसिटी पर भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये सब आपको रिवीजन करना चाहिए, और ये फॉर्मूले पर आधारित सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, वेलोसिटी इन ए मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एज इट इज़ आपको ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो टेबल है वो बिल्कुल हमें क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तभी हम बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इन सब क्वेश्चंस की है। और
स्पेक्ट्रम पे पूछा जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी पे पूछा जा सकता है, म्यू पर पूछा जा सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है और यहाँ मुझे लगता है कि जो एक क्वेश्चन आता है इसको कोई भी स्टूडेंट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो इस लेक्चर को अब हम यहाँ यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी और एक रिवीजन। तो ये रीकैप सीरीज का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जिनको एक अच्छी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है एक अच्छे रिवीजन के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि अगले वर्ष आप एक मेडिकल कॉलेज में छात्र के रूप में बिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। सी यू, बाय बाय, थैंक यू।